बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 केमिकल रिएक्टिविटी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। ठीक है, मैंने बताया था कि इसमें हमारा मेन कॉन्सेप्ट ही दो है, मेटल्स और नॉन मेटल्स। ठीक है, ये चैप्टर है ही इनसे रिलेटेड। तो हमने पीछे पढ़ा है कि मेटल्स क्या होते हैं, इनकी टेंडेंसी होती है कि इनका जो सबसे आउटर मोस्ट शेल होता है ना, ठीक है, वैलेंस शेल होता है, उसमें से ये क्या करते हैं, अपना इलेक्ट्रॉन हमेशा लूज़ करते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं। ठीक है, मेटल्स की मतलब ये कह लो कि ये इनकी बेसिक डेफिनेशन है। मेटल की हमेशा यही कैपेसिटी होती है, यही टेंडेंसी होती है कि ये अपने आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, लूज़ करते हैं। और इनकी इसी प्रॉपर्टी की वजह से इनको क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी या फिर मेटालिक कैरेक्टर। ठीक है, बात समझ आ गई है कि जो मेटल्स होते हैं इनकी टेंडेंसी होती है कि ये अपने आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन लूज़ करें। इनके इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की वजह से इनके इलेक्ट्रॉन, ये जो इनकी प्रॉपर्टी है कि ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं अपने वैलेंस शेल में से। ठीक है, इनकी इसी प्रॉपर्टी की वजह से इसको क्या नेम दिया जाता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी या मेटालिक कैरेक्टर। ठीक है, अब हम देखते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी होता क्या है। अब वो कहता है कि अब कोई भी मेटल है ना, ठीक है, अब वो क्या करेगा, अगर उसकी न्यूक्लियस से अट्रैक्शन कम है तो वो क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से दे देगा। जब जो भी मेटल अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज़ करेगा वो उसको हम क्या कहेंगे, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। बात की समझ आ गई कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होती है, इसको क्यों नेम दिया गया है मेटल्स को इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का, कि अब कोई भी मेटल है जो क्या करेगा, अपने आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन आसानी से दे देगा। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, ये मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। और इसके मुकाबले में जो क्या करेगा, आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं करेगा, उसको ज़्यादा एनर्जी गेन करेगा। ठीक है, उसको एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर होगी, वो क्या करेगा, आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं करेगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, ये क्या है, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ठीक है, और फिर इसके अलावा एक और बात, अब जो भी मेटल है, अब ज़रूरी तो नहीं है, जैसे अब ग्रुप 1 के जो हैं, ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वो सारे अब क्या करते हैं, अपने आउटर मोस्ट शेल में से एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं। इसी तरह ग्रुप 2 के हैं, वो अपने आउटर मोस्ट शेल में से 2 इलेक्ट्रॉन करते हैं। ठीक है, इसी तरह ग्रुप 13, 14, ये सारे अपने ग्रुप 13 के अपने आउटर मोस्ट शेल में से 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं। तो अब जो भी एटम होगा वो जिस हिसाब से अपने क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज़ करता जाएगा, उसी हिसाब से हम उसको क्या कहेंगे, ये इसकी क्या है, वैलेंसी नंबर है। बात की समझ आई कि अब कोई मेटल है ना, ठीक है, अब वो क्या करेगा, अब कोई मेटल है तो वो अपने आउटर मोस्ट शेल में से एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है ना, ठीक है, तो हम इसको क्या कहेंगे, इसकी वैलेंसी 1 है। मतलब क्या है इसका, कि कोई भी मेटल एटम अपने आउटर मोस्ट शेल में से जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा उतनी उसकी क्या होगी, वैलेंसी होगी। ठीक है, अगर कोई मेटल 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो हम क्या कहेंगे, इसकी वैलेंसी 1 है। अगर कोई 2 लूज़ करता है तो हम क्या कहेंगे, इसकी वैलेंसी 2 है। इसी तरह कोई 3 करेगा तो उसको क्या कहेंगे, 3 इसकी वैलेंसी नंबर है। ये अब मैंने एग्जांपल्स 2 लिखी हैं। अब सोडियम एटम है, ठीक है, सोडियम एटम का हमें पता है कि ये अपने आउटर मोस्ट शेल में से ग्रुप 1 का मेंबर है, तो ये अपने आउटर मोस्ट शेल में से क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है। जब 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो हम क्या कहेंगे, सोडियम की वैलेंसी कितनी है, 1। और जिंक के नीचे अगर बात की जाए तो जिंक क्या करता है, अपने आउटर मोस्ट शेल में से 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है। ठीक है, जब ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, ठीक है, तो हम इसको क्या कहेंगे, इसकी वैलेंसी नंबर क्या है, 2। क्योंकि हम ये पीछे ये बात की है ना कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा उतनी उसकी क्या होगी, वैलेंसी नंबर होगा। ठीक है, फिर इसकी हम ट्रेंड्स देखते हैं कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव अब पीरियड्स में क्या होता है और ग्रुप्स में क्या होता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो कैरेक्टर होता है ना, ये ग्रुप में टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप ये क्या होता है, इंक्रीज़ होता जाता है। क्यों इंक्रीज़ होता जाता है, क्योंकि ये हम पीछे रीज़न पढ़ के आए हुए हैं। जो पीछे 3rd चैप्टर मैंने आप लोगों को ट्रेंड्स में एक्सप्लेनेशन करवाई थी ना, यहाँ पे भी आप लोग एक्सप्लेनेशन वही करोगे। ठीक है, ये बात तो लिख दी है ना कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज डाउन द ग्रुप। ठीक है, अब रीज़न पीछे जो मैंने लिखवाई हुई थी ना, वही रीज़न इधर भी करोगे। क्यों, क्योंकि उनका साइज़ क्या होता जाता है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप उनका साइज़ बढ़ता जाता है। और जो जो उनका साइज़ बढ़ता जाएगा वो क्या करते जाएंगे, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते जाएंगे। ठीक हो गया। और इसकी जगह अगर हम बात करें पीरियड के अंदर, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर डिक्रीज़ फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन अ पीरियड। क्यों डिक्रीज़ क्यों होते हैं, क्योंकि उनका साइज़ क्या होता है, कम होता जाता है, उनका न्यूक्लियर चार्ज क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है।
ठीक है, ये रीज़न जो मैंने आप लोगों को पीछे करवाई हुई है वही रीज़न आप इधर भी करोगे। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं आगे। अब इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और आयनाइजेशन एनर्जी का आपस में क्या रिलेशन है। ठीक है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी आप लोगों को समझ आ गया ना कि मैटर को इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्यों कहा गया है, क्योंकि जो एटम आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा उसको हम क्या कहेंगे, ये मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, और जो क्या करेंगे लूज़ आसानी से नहीं करेंगे उसको हम क्या कहेंगे, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। अब इसका देखते हैं कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और आयनाइजेशन एनर्जी का आपस में क्या रिलेशन है। आयनाइजेशन एनर्जी हम लोग पीछे 3rd चैप्टर में पढ़ के आए हैं। ठीक है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। कि क्या होता है कि जब कोई भी एटम गैसियस फॉर्म में हो, ठीक है, तो वो क्या करते हैं अपने आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे। तो इसके मुकाबले में जब इलेक्ट्रॉन वो लूज़ करते हैं तो उनको क्या होती है, एनर्जी वो क्या करते हैं, गेन करते हैं। ठीक है, ये बात हम पीछे पढ़ के आए ना, आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। ठीक है, कि जब कोई भी एटम गैसियस फॉर्म में हो तो वो अपने वैलेंस शेल के अंदर से इलेक्ट्रॉन लूज़ करें तो वो एनर्जी क्या करते हैं, गेन करते हैं। ये आयनाइजेशन एनर्जी थी। जबकि इसके मुकाबले में इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या थी कि जब कोई भी एटम आके ऐड होता है, ठीक है, मतलब कोई भी जो एटम है वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो तब क्या होती है, एनर्जी रिलीज़ होती है। ठीक है, तो अब वो क्या कहता है कि जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर है ना, ये आयनाइजेशन एनर्जी पे डिपेंड करता है। क्यों करता है वो मैं आगे आप लोगों को बताती हूँ क्यों, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी फिर आगे किस पे डिपेंड करता है, साइज़ और न्यूक्लियर चार्ज पे। ठीक है, वो कहता है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और आयनाइजेशन एनर्जी का आपस में रिलेशन कैसे है। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो होती है ये आयनाइजेशन एनर्जी पे डिपेंड करती है। क्यों डिपेंड करती है, क्योंकि जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है ना, ये 2 चीज़ों पे डिपेंड करती है, साइज़ ऑफ एटम और न्यूक्लियर चार्ज ऑफ एटम, के एटम का जो न्यूक्लियस है उसको चार्ज कितना, उसके ग्रिप कितना है। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं ज़रा। अब वो कहता है कि जो स्मॉल साइज एटम होंगे ना, ठीक है, इनके जो क्या होगा, इनके न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज ज़्यादा होगा। कैसे ज़्यादा होगा, अब कोई भी एटम है, ठीक है, उसका स्मॉल साइज़ है, उसका साइज़ जो है वो स्मॉल है। ठीक है, कोई भी एटम है उसका साइज़ क्या है, स्मॉल है, मतलब उसके गिर्द जो वैलेंस शेल हैं वो क्या है, कम है। जब वैलेंस शेल कम होंगे तो न्यूक्लियस की जो उन शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें अट्रैक्शन उसकी क्या होगी, ज़्यादा होगी ना। तो जब अट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो न्यूक्लियस का चार्ज क्या होगा, होल्ड क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, जितना एटम का साइज़ क्या होगा, स्मॉल होगा, इतना न्यूक्लियस की क्या होगी, ग्रिप, उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन पे ज़्यादा होगी। जब ग्रिप ज़्यादा होगी तो उसका चार्ज क्या होगा, ज़्यादा होगा। और जब चार्ज ज़्यादा होगा तो हाई आयनाइजेशन एनर्जी होगी। ठीक है, जब हाई आयनाइजेशन एनर्जी होगी तो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगी। अब इस बात का क्या मतलब है, जब हाई आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू होगी, ठीक है, कि किसी भी एटम का अब साइज़ क्या है, बहुत स्मॉल है। ठीक है, जब साइज़ उसका क्या है, स्मॉल है, मतलब उसके गिर्द एटम के शेल्स कम है। ठीक है, जब शेल्स कम है तो इलेक्ट्रॉन्स उसके जो करीब तरीन है, पहले शेल में या दूसरे शेल में। ठीक है, अब आगे मज़ीद हम आगे नहीं जाते शेल्स में, पहले एक ही शेल कर लेते हैं। तो अब उसका साइज़ क्या है, एटम का कम है, उसके गिर्द एक ही शेल है। तो जब शेल एक होगा तो न्यूक्लियस की उन इलेक्ट्रॉन्स तक क्या होगी, अट्रैक्शन ज़्यादा होगी ना, वो ज़्यादा स्ट्रांगली से उनको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। उसका चार्ज उन पे क्या होगा, जब होल्ड ज़्यादा होगा तो उसका चार्ज क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज एटम का जो होता है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। जब वो ज़्यादा होगा तो उनकी आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू ज़्यादा होगी। आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू ज़्यादा होगी तो वो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू क्या होती है कि जब कोई भी एटम अपने आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, ठीक है, तो उसको क्या होती है, एनर्जी वो गेन करता है। तो जब हाई आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू का क्या मतलब है, ठीक है, हाई आयनाइजेशन कि वो क्या करेगा, आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं करेगा। जब आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं करेगा तो इसका क्या मतलब है कि वो एनर्जी भी तो ज़्यादा गेन करेगा ना। अगर वो जैसे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी वाली हमने बात की है, ठीक है, पीछे, कि अब कोई एटम है जो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है। जब आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो एनर्जी वो कम गेन करेगा। लेकिन अगर वो आसानी से लूज़ नहीं कर रहा है, ठीक है, बहुत टाइम लगा रहा है इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने में, ठीक है, तो जब लूज़ आसानी से नहीं कर रहा तो वो एनर्जी भी ज़्यादा गेन करेगा ना। जब उसको ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, ठीक है, जब उसकी रिक्वायरमेंट पूरी होगी, ज़्यादा एनर्जी वो गेन कर लेगा तो फिर वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज़ कर देगा, हाई आयनाइजेशन वैल्यू। और जब हाई आयनाइजेशन वैल्यू होगी तो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा।
तो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन सा होता है, हम पीछे बात करें, यहीं से आप लोगों को समझ आ जानी चाहिए। लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन से होते हैं, जो कि क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज़ नहीं करते। तो हाई आयनाइजेशन भी क्या होती है, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं करते, एनर्जी ज़्यादा गेन करते हैं। बात की समझ आ गई। और यही वजह है कि जो ग्रुप 1 के मेंबर हैं अल्कली मेटल्स, ठीक है, इनका साइज़ बढ़ता जाता है, ठीक है, और जो साइज़ इनका बढ़ता जाएगा इनकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, ठीक है। ये मैंने इधर वैसे ये ड्रॉ किए थे, मतलब ये वो देखो एक एटम था, ये दूसरा एटम था, अब उसका स्मॉल साइज़ था, ठीक है। जब स्मॉल साइज़ होगा तो न्यूक्लियस की उसकी ग्रिप क्या होगी, वो उसके करीब है ना, तो उसकी अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, ठीक है, उसका न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा। इसके मुकाबले में ये जो दूसरा है जिसके गिर्द मैंने 3 शेल ड्रॉ किए हैं, तो अब इसके लास्ट वाला जो शेल है, ठीक है, इसके अंदर इसकी अट्रैक्शन क्या होगी, कम होगी। जब अट्रैक्शन कम होगी तो उसका न्यूक्लियस का होल्ड इस पूरे एटम पे इतना आसानी से नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। वो जो पीछे हम अब बात करके आए हैं, अब उसने एग्जांपल दिया कि कैसे साइज़ क्या होता है, अगर कम हो तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है। वो जो हम पीछे बात करके आए हैं कि अगर एटम का जो साइज़ होगा ये स्मॉल होगा तो उसका न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा तो हाई आयनाइजेशन एनर्जी होगी, हाई आयनाइजेशन एनर्जी होगी तो क्या होगा, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे। ये उसने सोडियम और मैग्नीशियम 2 एटम थे। अब वो कहता है कि सोडियम का जो एटॉमिक साइज़ है ना, ये 186 है, ये देखो इसका स्मॉल साइज़ है तो इसकी क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है। इसके मुकाबले में हम मैग्नीशियम को देखते हैं, इसकी निस्बत इसका साइज़ क्या है, साइज़ ज़्यादा है तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी। मतलब इन दोनों का आपस में कंपैरिजन करो ना कि 186 अब क्या है, कम है ना, ज़्यादा है सॉरी, ठीक है। जब साइज़ क्या होगा, ज़्यादा होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, कम होगी, ठीक हो गया। बात की समझ आ रही है ना, कि कंपैरिजन करो ना, कि उसने कहा था कि जब साइज़ क्या होगा, स्मॉल होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, बड़ी होगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, 186 और 160, तो इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, 186 वाला साइज़ बड़ा है ना, ठीक है। जब इसका साइज़ बड़ा होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, कम होगी। और इधर इस मुकाबले में जब साइज़ क्या होगा, स्मॉल होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, बड़ी होगी। अब बात की समझ आ गई है ना। अब जो पहली आयनाइजेशन एनर्जी उसने बताई है, ये देखो मैग्नीशियम की कितनी है, 738, कि मतलब मैग्नीशियम अब जो अपने ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, ये इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर, ये देखो ज़रा, कि वो कहता है कि ये जो है ये इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज़ नहीं करता, इसको कितनी ये एनर्जी गेन करता है, कितनी एनर्जी रिक्वायर होती है, 738 किलो जूल पर मोल, इतनी ये एनर्जी गेन करेगा तब ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, ठीक है। तो अब हमने पीछे पढ़ के आए हैं, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आइसोलेटेड गैसियस एटम आफ्टर द रिमूवल ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाए तो उसके बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ऐसे स्टेप बाय स्टेप होता है ना। तो अब वो क्या करता है, जब पहला इलेक्ट्रॉन लूज, अब जितने क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं, इतना क्या होता है, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ज़्यादा होती है, ऐसा ही है ना। तो अब वो क्या करेगा, जब पहला इलेक्ट्रॉन लूज़ हो गया, ठीक है, तो दूसरे इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, जब पहले के लिए देखो कितनी एनर्जी रिक्वायर है, 738, इतनी वो एनर्जी गेन कर रहा है एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के लिए, तो जो दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा उसके लिए तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी और बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी, ठीक है। वो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं करेगा, उसको मोर एनर्जी रिक्वायर होगी, बहुत ज़्यादा एनर्जी वो गेन करेगा तब जाके इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, ठीक है। फिर आगे वो कहता है कि ये देखो अल्कली मेटल ग्रुप 1 के मेंबर, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, इनका एटॉमिक नंबर उसने लिखे हुए, आयनाइजेशन एनर्जीज उन्होंने लिखी हुई है, ठीक है। फिर दूसरे ग्रुप की बात करते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल यानी कि ग्रुप 2 के, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, इनकी आयनाइजेशन एनर्जी देखो, जब ये एक दो ग्रुप 2 के हैं ना, तो जब पहला इलेक्ट्रॉन ये लूज़ करेंगे, वो ग्रुप 1 के थे मेंबर, तो एक इलेक्ट्रॉन अपने आउटरमोस्ट शेल में से लूज़ करेंगे, तो इनकी एनर्जी ये देखो आयनाइजेशन एनर्जी इतनी होगी, यानी कि कम है। जबकि अल्कलाइन अर्थ मेटल जो होते हैं इनकी एनर्जी क्या होती है, आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा, ये देखो वैल्यू हाई है, ठीक है। ये अब ग्रुप 2 के मेंबर हैं तो ये अपने आउटरमोस्ट शेल में से क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे। अब जब पहला इलेक्ट्रॉन लूज़ किया तो इनको इतनी एनर्जी रिक्वायर थी, इतनी एनर्जी गेन इन्होंने की। जब दूसरा इलेक्ट्रॉन करेंगे लूज़ तो इतनी ज़्यादा एनर्जी इनको ये गेन करेंगे, इतनी ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर होगी, ठीक है। इस बात का क्या मतलब था, बात की समझ आ गई है कि अल्कली मेटल्स जो होते हैं, ठीक है, इनकी साइज़ तो बढ़ता जाता है लेकिन आयनाइजेशन एनर्जी कम है। लेकिन जो अल्कलाइन अर्थ मेटल है इनकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत हाई है लेकिन साइज़ क्या है,
स्मॉल है। ठीक है, ये था हमारा आज का टॉपिक।